हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जनरेशन वॉर इस मिनी टीवी सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। तो आपने अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं सीधे कहानी की ओर। तीसरा पार्ट शुरू होते ही विलियम की आवाज हमें सुनाई देने लगती है और पांचों लीड कैरेक्टर दिखाए जाने लगते हैं। विलियम की आवाज कहती है कि वॉर मतलब लड़ना होता है, ऐसा सभी लोग सोचते हैं, लेकिन असल में वॉर मतलब इंतजार होता है। इंतजार अगले अटैक का, इंतजार अगले खाने का, इंतजार अगली सुबह का, इंतजार घर जाने का और बस इंतजार ही इंतजार। ग्रेटा को जेल में डाल दिया है, पर ज्यादा समय के लिए नहीं। उसे जल्दी ही देशद्रोह की सजा दी जाने वाली है। फ्रेड डिल्म अब रशिया नहीं बल्कि पोलैंड में गया है एज ए जर्मन सैनिक बनके। विक्टर भी पोलैंड में ही है। एक जर्मन विरोधी दल के साथ वो रह रहा है और उन लोगों ने विक्टर को खून से नहलाकर पेड़ से लटका दिया है और उसके गले में एक बोर्ड लटकाया है जिस पर लिखा है कि मैं एक जर्मन कोलैबोरेटर हूँ। विक्टर को देखकर दो जर्मन सैनिक रुक जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। पहले वो सोचते हैं कि शायद ये मर चुका है, पर पास आने पर उन्हें पता चलता है कि ये जिंदा है। उससे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि ये जर्मन भाषा बोल सकता है और वो एक जर्मन ही है। इसीलिए वो दोनों विक्टर को छुड़ाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर तभी एलिना के साथी उनमें से एक को शूट कर देते हैं और वो दूसरे को शूट कर पाए इससे पहले उनकी गन जैम हो जाती है और वो कहां से गोली चला रहे हैं ये जर्मन को पता चल चुका था। इसीलिए वो उस तरफ लगातार शूट करता है और फिर वो विक्टर को भी शूट करने ही वाला होता है कि तभी एलिना के साथी उस जर्मन को खत्म कर देते हैं और विक्टर बाल बाल बच जाता है। इधर अगली मॉर्निंग को विलियम के पास एक जर्मन अधिकारी आता है और उसे बताता है कि फ्यूरर ने तुम्हारे जैसे कचरे के लिए एक भी गोली बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे जैसों को अलग तरीके से मारने का फैसला किया है। और विलियम को वो बहुत मारता पीटता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं जून 1944 आ गया है और विलियम को नहीं पता कि उसका भाई अभी तक जिंदा है भी या नहीं, और ग्रेटा, चार्ली और विक्टर ये तीनों भी जिंदा है या नहीं, या उनके साथ क्या हो रहा है। अब तक लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा अमेरिकन नॉर्मंडी में उतर चुके हैं और अब जर्मनी हर तरफ से हारना शुरू हो गया है। 1940 को जब ये लोग अपने घरों से निकले थे तो अपने लोगों के लिए, अपने फादरलैंड के लिए निकले थे, लेकिन अब लग रहा है कि वो लोग उनके लिए डेथ यानी कि मौत, तकलीफ और डिस्ट्रक्शन लाने के लिए निकले थे, अपने लाखों जर्मन माता पिता और बच्चों के लिए। विक्टर कहता है वॉर के शुरू में हम हीरोज थे, लेकिन आज सिर्फ हम खूनी हैं। जर्मन ऑफिसर अपने एक लड़के को एक रशियन झोपड़ी, एक रशियन घर जलाने के लिए कहता है, तो विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है कि आग रशियंस का ध्यान हमारी तरफ खींचेंगी और वैसे भी उस घर में या तो बूढ़े होंगे या फिर बच्चे होंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते भी है तो भी हमारी हार तय है। तब और गुस्से से वो कमांडर विलियम को जाकर वो घर जलाने के लिए कहता है। तब मजबूरन विलियम पेट्रोल का कैन लेकर घर की ओर चल पड़ता है, तो ढक्कन खोलकर घर के अंदर पेट्रोल छिड़कने के लिए वो जाता है, तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो दोनों भी विलियम के हाथ में पेट्रोल देखकर समझ जाते हैं कि वो उनका घर जलाने के लिए आया है, लेकिन बावजूद इसके वो बूढ़ा आदमी विलियम को बैठने के लिए कहता है और अपनी चाय भी ऑफर करता है, और विलियम बस उनकी तरफ देखता रह जाता है और उस घर को आग लगाए बिना ही वो वापस आ जाता है। कमांडर के ऑर्डर्स ना मानने की वजह से वो विलियम का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर विलियम का एक साथी उसे बचा लेता है। इधर पोलैंड में जो जर्मन विरोधी दल है जो छुप के जर्मन्स को मारते हैं, उनका सफाया करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को पोलैंड में बुलाया गया है। ये वही ऑफिसर है जिसने रशिया में पार्ट 1 में एक ज्यू लड़की को फ्रेड डिल्म के सामने ही मार डाला था। फिर फ्रेड डिल्म और वो नया ऑफिसर और उनके साथ एक और ऑफिसर निकल पड़ते हैं गाड़ी में बैठकर। इधर विक्टर के गुट को उस ऑफिसर के बारे में पहले से ही खबर थी और उन्होंने उसे मारने का पूरा प्लान बनाकर रखा था। इसीलिए विक्टर और उसका एक साथी जर्मन सैनिकों को मारकर उनके यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और रास्ते में रुककर फ्रेड डिल्म की गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं, और विक्टर के बाकी साथी पेड़ों के पीछे झाड़ियों में छुप जाते हैं। और फिर उधर से फ्रेड डिल्म की गाड़ी आ जाती है और फ्रेड डिल्म के साथियों को बताते हैं कि आगे रास्ता बंद है, आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा। दरअसल वो जहाँ पर विक्टर के साथी छुपे हैं उस तरफ जाने के लिए कहते हैं। जर्मन्स उधर की ओर मुड़ जाते हैं और फिर विक्टर और फ्रेड डिल्म एक दूसरे को देख लेते हैं और पहचान भी लेते हैं। तुरंत विक्टर को एहसास होता है कि कहीं उसकी वजह से उसके दोस्त मतलब फ्रेड डिल्म को कुछ ना हो जाए,
और गाड़ी में फ्रेडम को भी कुछ ही पलों में एहसास होता है कि विक्टर तो एक जीव है और वो कोई जर्मन सिपाही या जर्मन अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आगे जर्मन विरोधी दल हो सकता है जिसका साथ विक्टर दे रहा हो सकता है। ये सारी बातें सोचकर फ्रेडम तुरंत गाड़ी रोकता है और तभी अगली मोटरसाइकिल पर सवार जर्मन्स पर विक्टर के साथ ही हमला करते हैं। फ्रेडम की गाड़ी पर भी गोलियां दागी जाती है। फ्रेडम तुरंत अपनी गाड़ी बड़ी तेजी से रिवर्स लेता है। तब विक्टर का साथी फ्रेडम की गाड़ी पर फायर करता है, लेकिन विक्टर अपने दोस्त को देखकर उस गाड़ी पर फायर नहीं कर पाता और बड़ी मुश्किल से फ्रेडम सही सलामत अपनी गाड़ी और उस नए ऑफिसर को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फ्रेडम के बगल में बैठा हुआ अधिकारी मारा जाता है। यहाँ पर गाड़ी में फ्रेडम और वो ऑफिसर बात करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया है कि उनकी पहली बार मुलाकात रशिया में हुई थी और वहाँ पर फ्रेडम ने एक जीव बच्ची को मारने पर आपत्ति जताई थी। तभी इस ऑफिसर ने उस बच्ची को उसके सामने ही मार डाला था। वो ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारा एक भाई भी था। फ्रेडम बताता है कि वो मारा जा चुका है। तब वो ऑफिसर फ्रेडम को बताता है कि नहीं, वो जिंदा है और वो भगोड़ा है और देशद्रोही है। इनफैक्ट उसे मौत की सजा भी सुनाई गई है, पर अब उसे वॉर में लड़ते हुए दुश्मन के हाथों से मरने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, इसीलिए वो अभी भी जिंदा है और रशिया में ही है। फिर आगे फ्रेडम और उस ऑफिसर को विक्टर के साथियों का ठिकाना मिल जाता है और वहाँ से वो कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको गांव के चौराहे पर लाकर फांसी पर लटका देते हैं। और उनको देखने के लिए विक्टर और उसके साथी भी आम पॉलिश लोग बनकर आए थे उनको देखने के लिए। और यहाँ पर फ्रेडम ही सबको फांसी देने के लिए रस्सी खींचता है। दरअसल जर्मन्स चाहते थे कि ऐसे उनके साथियों को फांसी पर लटकाना, वो भी बीच चौराहे पर। ये बात उन लोगों के लिए एक वार्निंग की तरह होगी जो जर्मन्स पर छुप छुप कर हमला करते हैं। और फिर जब सभी लोग अपने ठिकाने पर वापस आते हैं तो सभी लोग नाराज और दुखी हैं, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो इन सब के जानने वाले थे या फिर फ्रेंड्स थे। तो आपस में ये सब लोग झगड़ने लगते हैं कि उन्हें आगे जर्मन्स को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए या फिर उन्हें मारते रहना चाहिए। तब फाइनली सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग पोलैंड को आजाद करने के लिए जब तक पोलैंड आजाद नहीं होता तब तक जर्मन्स को मारते रहेंगे। इधर फ्रंटलाइन हॉस्पिटल में चार्ली की मुलाकात विलियम से होती है। वो समझ नहीं पा रही है कि ऐसे कैसे हुआ। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और विलियम को आई लव यू कहने लगती है और विलियम कुछ कह पाता उससे पहले ही वो रोते हुए भाग जाती है और दीवार के पीछे जाकर और रोने लगती है। इधर विलियम भी रोने लग जाता है। कुछ देर बाद चार्ली फिर से विलियम से बात करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर अब विलियम नहीं था। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ चला गया। इधर जेल में ग्रेटा का हाल बहुत बुरा है। वो खाना भी नहीं खा पा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब उसके साथ हुआ है। फिर जुलाई 1944 को जर्मन्स वही थे जहां से उन्होंने 3 साल पहले शुरू किया था। 5 लाख से भी ज्यादा जर्मन्स मारे जा चुके थे। रेड आर्मी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जल्दी ही एक एक करके आगे और आगे बढ़ते जा रहे थे और जर्मन्स लगातार पीछे हट रहे थे। इधर पोलैंड में सबसे बड़ा ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था और विक्टर का गुट हर ठिकाने पर नजर बनाए रखे था और उनकी हर मुमकिन खबर पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहा था। तो ऑस्विच कैंप की जासूसी के बाद जब वहाँ के फोटोज ये लोग देख रहे थे तब विक्टर काफी डिस्टर्ब हो गया था। उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी या उसे लग रहा होगा कि उसके माता पिता भी यहाँ हो सकते हैं। विक्टर की ये बेचैनी विक्टर का एक पॉलिश साथी नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि विक्टर ज्यूश है और यहाँ सबसे झूठ बोलकर वो रह रहा है। पर वो विक्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता और फिर यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस कंसंट्रेशन कैंप में आने वाली अगली ट्रेन पर ये लोग हमला करेंगे और उस ट्रेन से जो जरूरी सामान मिलेगा उसे वो लूट लेंगे। फिर जिस दिन ट्रेन आने वाली होती है वहाँ पर जाकर पहले से ही घात लगाकर ये सब लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। फिर तय समय पर ट्रेन वहाँ से गुजरने लगती है। इन लोगों ने पहले से ही एक जर्मन स्टॉप साइन वहाँ पर बनाकर लगाया था, इसीलिए ट्रेन वहाँ पर रुक जाती है और ट्रेन के ऊपर जर्मन गार्ड्स भी थे। जैसे ही ट्रेन रुकती है और एक जर्मन ट्रेन से उतरता है विक्टर के साथ ही उन पर हमला करते हैं और सारे जर्मन्स को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस झड़प में विक्टर के कुछ साथी भी मारे जाते हैं और विक्टर को भी गले को एक गोली छू कर निकलती है। फिर ये सभी लोग ट्रेन के पास जाकर
एक एक कंपार्टमेंट खोलकर देखने लगते हैं। तो उसमें ज्यादातर कंपार्टमेंट में जूइश औरतें थी और कुछ कंपार्टमेंट में हथियार और हेलमेट थे। वो सब लेकर ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन विक्टर उन जूइश लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा पा रहा था और इसीलिए उसने सभी जूइश लोगों को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। फिर वापस अपने ठिकाने पर आने के बाद सभी लोग विक्टर पर गुस्सा थे और अब सभी को पता चल चुका था कि विक्टर एक जूइश है। तो उनके गुट के कुछ लोग विक्टर को सजा के तौर पर मौत देना चाहते थे, पर उनका एक साथी कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे देख लूंगा। फिर विक्टर को वो अपने साथ बाहर जंगल में ले जाता है। विक्टर को पूरा यकीन था कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन वो विक्टर को जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अब ये वॉर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तो उम्मीद है कि तुम वॉर के अंत तक जिंदा रहोगे, और उसे एक गन भी देता है। फिर वो गन लेकर विक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर बर्लिन में डॉर्न ग्रेटा से मिलने आता है और उसे एक पेपर पर साइन मांगता है। उस पेपर पर लिखा था कि डॉर्न ने एक ज्यू की मदद की थी, पर ग्रेटा साइन करने से मना कर देती है, तो डॉर्न वहाँ से चला जाता है। इधर पोलैंड में फ्रेडेल्म और उसके साथ वो ऑफिसर विक्टर के साथियों के ठिकाने की तरफ जा रहा होता है। तभी विक्टर उन्हें देख लेता है और सिचुएशन चाहे जो भी हो, विक्टर एलिना और उसके साथियों की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो भागते हुए उनके ठिकाने की तरफ निकलता है। पर आगे जाकर फ्रेडेल्म और विक्टर एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे पर गन ताने खड़े थे। वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फ्रेडेल्म विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर विक्टर फ्रेडेल्म को अपने पेरेंट्स के और ग्रेटा के बारे में पूछने लगता है। फ्रेडेल्म उसे बार बार वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर पूछे ही जा रहा था। इसीलिए फ्रेडेल्म बताता है कि ग्रेटा को अरेस्ट कर लिया गया है देशद्रोह के इल्जाम में, और तभी फ्रेडेल्म गोली चलाता है और विक्टर के पीछे खड़ा वो जर्मन ऑफिसर मारा जाता है। और फ्रेडेल्म फिर से विक्टर को जाने के लिए कहता है और विक्टर भी वहाँ से चला जाता है। फिर आता है फरवरी 1945। रेड आर्मी जर्मनी में अब दाखिल हो चुकी थी। सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर बर्लिन था। वॉर अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, अंत बहुत नजदीक है। उसके बाद हम विलियम को देखते हैं, जिसको जमीन में माइंस गाड़ने का काम दिया था, और तभी वहाँ रशियंस आ जाते हैं और विलियम का कमांडर उन्हें वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। विलियम का एक साथी वहीं पर मारा जाता है, लेकिन विलियम और उसका दूसरा साथी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर जहाँ पर चार्ली है, उस हॉस्पिटल के भी बहुत करीब पहुँच चुके हैं रशियंस। सभी लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल को छोड़ रहे हैं। जो मरीज हिल नहीं सकते थे उनको वहीं पर छोड़कर ये लोग जा रहे हैं, और ऐसे एन वक्त पर चार्ली को एक रशियन नर्स जो उसके साथ काम कर रही थी उसे बचाने का ख्याल आता है। उस नर्स का नाम सोंजा है। चार्ली सोंजा को ढूंढने लगती है और वो हॉस्पिटल के अंदर हर कमरे में उसको देखने जाती है, पर उसे सोंजा कहीं नहीं मिलती और फिर वो भागते हुए बाहर आती है, लेकिन तब तक सारे जर्मन्स वहाँ से जा चुके थे। अब यहाँ सिर्फ चार्ली और ऐसे जर्मन्स थे जो खुद से हिल नहीं सकते थे। अंदर वापस जाने के बाद चार्ली को सोंजा भी दिख जाती है और तभी वहाँ पर रशियंस आ जाते हैं। उनको सामने जो भी दिख रहा है उसे वो गोली से उड़ा देते हैं और सोंजा को एक रशियन एक कमरे में ले जाता है और दूसरा रशियन चार्ली का रेप करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ एक रशियन ऑफिसर आती है, वो लेडी है और वो रशियन सैनिक खड़ा होकर उसे सैल्यूट करने लगता है। ये लिलीजा है। चार्ली समझती थी कि वो जर्मन्स के द्वारा मारी जा चुकी है, पर वो जिंदा है और चार्ली के सामने है। लिलीजा चार्ली को एक कमरे में बंद कर देती है। इधर विलियम अपने कमांडर को मार डालता है, जो उसके साथ और बाकियों के साथ भी देशद्रोह के इल्जाम में गलत कर रहा था, और इसमें विलियम का एक साथी भी उसके साथ होता है। फिर दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर चार्ली खिड़की से देखती है कि लिलीजा ने सोंजा को टेंट के आड़ में ले जाकर गोली मार दी है। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती है। इधर डॉन भी हालात के चपेट में आ गया है। वो अपनी पत्नी और बेटी को खुद के हाथों से मारने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि रशियंस और अमेरिकन्स तो वैसे भी उन्हें छोड़ने नहीं वाले हैं, और फिर बाद में वो खुद को भी गोली मारने वाला है। इधर विलियम और उसका साथी रशियन से छुपते फिर रहे हैं। इधर लिलीजा चार्ली को रशियन नर्स बनाकर रशियन सैनिकों की सेवा करने के लिए जर्मनी भेज देती है, क्योंकि लिलीजा चार्ली को बचाना चाहती है। इधर रात के अंधेरे में विलियम और उसका साथी भी जर्मनी की तरफ पैदल निकल पड़ते हैं। यहाँ से बर्लिन 350 किलोमीटर दूर है। डॉन अपनी पत्नी और बेटी को नहीं मार पाया है और ना ही वो खुद सुसाइड कर पाया है,
और अब वो अपने जर्मन ऑफिसर होने के सारे सबूत मिटा रहा है ताकि रशियंस या फिर अमेरिकन्स अगर उसे पकड़ लेते हैं तो वो उसे छोड़ दे। वॉर के आखिरी पलों में डॉर्न ग्रेटा को शूट करने के भी ऑर्डर्स देता है और ग्रेटा यहाँ मारी जाती है। फिर आता है मई 1945। 4 साल पहले इन्होंने एक दूसरे को गुड बाय किया था। ये 5 फ्रेंड्स थे और सभी सोच रहे थे कि वॉर क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 6 महीने में खत्म हो जाएगा। और अब ये वॉर खत्म हो रहा है वहीं पर जहाँ से ये शुरू हुआ था। जल्दी ही जर्मनी और बर्लिन में सिर्फ जर्मन्स होंगे, कोई नाजी नहीं। फिर वॉर खत्म हो जाता है, बर्लिन खंडर में बदल जाता है और हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर अपने घर बर्लिन आता है जहाँ वो उसके माता पिता के साथ रहता था। वहाँ उनका फर्नीचर तो था लेकिन विक्टर की माँ और पिताजी नहीं थे, बल्कि कोई और ही था। विक्टर की नजर एक फोटो पर जाती है जहाँ उसके माँ पिता की शादी की तस्वीर हुआ करती थी। आज वहाँ कोई नाजी की तस्वीर थी। विक्टर उसे तोड़कर देखता है, उसमें उसके माँ पिता की तस्वीर आज भी थी। उस फोटो को लेकर विक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो ग्रेटा के घर आता है जहाँ उसका सारा सामान, उसके सारे कपड़े, सब कुछ वैसा का वैसा था। दीवार पर उसकी बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। वहाँ एक मैगजीन पड़ी थी और उस पर धूल चढ़ी हुई थी। उसके कवर पर भी ग्रेटा का फोटो था। इधर पोलैंड में फ्रेडरिन अभी भी एक जर्मन सिपाही बनके अपनी ड्यूटी निभा रहा था, क्योंकि उसके साथ 17 साल के, 15 साल के, 14 साल के, यहाँ तक कि 12 साल के लड़के को भी जर्मन सैनिक बनाकर भेजा गया था और वो सब फ्रेडरिन के साथ थे। रशियंस बार बार अनाउंस कर रहे थे कि वॉर खत्म हो चुका है और सारे जर्मन्स सरेंडर कर दे, पर वो बच्चे उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनका मानना था कि रशियंस झूठ बोल रहे हैं, अगर वो सरेंडर कर देंगे तो वो उन्हें मार डालेंगे और हिटलर ने कहा है कि हम वॉर जीतेंगे, अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो अपनी माओ को क्या मुंह दिखाएंगे। उनके साथ एक एजड आदमी होता है जो उन्हें फिर से बताता है कि वॉर सच में खत्म हो चुका है। तब एक 12 साल का बच्चा उसे कायर कहता है और उसका अपमान करता है। फ्रेडरिन ये सब देखकर उनको प्रैक्टिकली दिखाने की ठान लेता है कि वो बच्चे जो कर रहे हैं वो गलत है और वॉर अब सच में खत्म हो चुका है और वो बच्चे जो कर रहे हैं इसमें सिर्फ उनकी जान चली जाएगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर वो अपने पॉकेट से 5 फ्रेंड्स की तस्वीर निकालता है और उस आदमी को दे देता है और इस फोटो को उसके घर पहुंचाने के लिए कहता है और गन लेकर उठ जाता है और रशियंस की ओर आगे बढ़ने लगता है। और रशियंस जैसे ही देखते हैं कि एक जर्मन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, वो उसे गोलियों से भून देते हैं। उस पर सैकड़ों गोलियां मशीन गन से चलाई जाती है और फ्रेडरिन जमीन पर गिर जाता है। और फ्रेडरिन को इस तरीके से गिरता हुआ देखकर सभी 12-13 साल के बच्चे सरेंडर करने के लिए गन्स डालकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और ये फ्रेडरिन मरते मरते देख पाता है और इन बच्चों को वो बचाने में कामयाब हो जाता है। इधर विक्टर एक सरकारी ऑफिस में जाता है अपने माता पिता और ग्रेटा के बारे में जानने के लिए। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी मिसिंग लोगों की लिस्ट थी। फिर वो एक ऑफिस के अंदर जाता है, वहाँ डॉर्न था। डॉर्न विक्टर को ना पहचानने की एक्टिंग करता है, पर विक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि इस आदमी को रशियन और अमेरिकन ने काम पर रखा है। फिर वो भी उसे ग्रेटा के बारे में पूछता है। तब याद आने का नाटक करते हुए डॉर्न कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की थी और बेचारी ग्रेटा, उसे बचाने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की पर मैं उसे नहीं बचा पाया। ये सुनकर विक्टर दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर बिखरे हुए कागजों के ढेर में ग्रेटा की जानकारी उसके फोटो के साथ उसे मिल जाती है। फिर विक्टर वहीं पर जाता है जहाँ पर आखिरी बार ये 5 फ्रेंड्स मिले थे और वॉर खत्म होने पर फिर से यहीं पर मिलने का वादा किया था। वहाँ पर भी सब कुछ वैसा का वैसा था जैसा पहले था, बस हर चीज पर थोड़ी धूल जमी थी। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर विलियम भी आ जाता है और कुछ समय बाद चार्ली भी वहाँ आ जाती है। तीनों खुश थे कि वो जिंदा है। तीनों ने मौत को बेहद करीब से देखा था, पर खुशी से ज्यादा उन्हें ग्रेटा और फ्रेडरिन के मौत का दुख था। और फिर लास्ट में इनका वही फेयरवेल वाला सीन दिखाया जाता है कि कैसे ये 5 खुश थे। विक्टर 1997 में 76 साल की उम्र में उसकी नेचुरल डेथ हुई। ग्रेटा 1945 में ही 24 साल की उम्र में मारी गई। चार्ली 2003 में 82 साल की उम्र में मारी गई। फ्रेडरिन 1945 में सिर्फ 22 साल की उम्र में मारा गया। और विलियम, जो कि विक्टर, चार्ली और ग्रेटा से सिर्फ 1 साल बड़ा था और फ्रेडरिन से 3 साल बड़ा था, वो 2013 में
जब ये मिनी टीवी सीरीज बनाई गई थी तब तक वो जिंदा था और उसकी उम्र 93 साल हो चुकी थी और उसकी मौत कब हुई या फिर वो अभी तक भी जिंदा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आपको ये मिनी टीवी सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।